नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। देखिए दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सुबह 9 बजे। आप सभी को पता है कि 9 बजे हमारी ये क्लास होती है सेट की। सेट एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण ये मॉडल पेपर रहने वाला है। आपको ये देखना है कि आप कितने सवाल सही कर पाते हैं और आपको ये भी देखने को मिलेगा कि आपके एग्ज़ाम में कितने प्रश्न यहाँ से पुटअप होते हैं, है ना। तो देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा पुटअप होंगे, ऐसी हमने भी कोशिश करी है। और देखो, ये मॉडल पेपर रहेगा आपके लिए, ठीक है। मॉडल पेपर में से भी आपको काफ़ी प्रश्न देखने को मिलते हैं। इससे पहले हम लोगों ने देखो, ये जो 60 नंबर क्वेश्चन है ना, इससे पहले हम लोगों ने क्वेश्चन पढ़ लिए हैं पहले के। अब जो है ये राजस्थान जीके और इंडिया जीके के क्वेश्चन और भी जैसे करंट के क्वेश्चन, ये पेपर शानदार होने वाला है, ज़बरदस्त होने वाला। बस आप इस क्लास के आखिर तक जुड़े रहना और अपना स्कोर भी शेयर करना मेरे इस कमेंट सेक्शन में। ओके दोस्तों, चलेगा। यहाँ पर कल मैंने आप लोगों से प्रश्न करा था कि महिला स्वतंत्रता सेनानी रमा देवी का संबंध किस जिले से है। तो याद रखना, जयपुर जिले से है। इनका जन्म यहीं पर हुआ था। इन्होंने सत्याग्रह आंदोलन में भी भाग लिया था। तो इन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन में भी भाग लिया था, सविनय अवज्ञा आंदोलन में भी। तो ये चीज़ें भी आप लोग याद रखना, ठीक है। अब आपकी क्लास जो है अब से शुरू होती है। नंबर 60 क्वेश्चन आज का पहला। लादूराम व्यास, अभय सिंह और गोकुलाल असावा जो है और लक्ष्मीकांत का संबंध जो है ना किस प्रजामंडल से था। देखो, भरतपुर नहीं होगा, सिरोही भी नहीं होगा, सिरोही का गोकुल भाई भट्ट है। अलवर भी नहीं होगा, अलवर तो है ना आप सभी को पता है कि जोशी जी थे, शर्मा जी थे। यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि शाहपुरा प्रजामंडल, सॉरी ऑप्शन सी, शाहपुरा प्रजामंडल की स्थापना 1938 में की गई थी। आप सभी को पता होना चाहिए। अगला सवाल है कि एकीकरण के दौरान शासकों के संबंध में कौन सा युग्म सही नहीं है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन, देखो, बीकानेर के शार्दुल सिंह थे सही, जैसलमेर के रणजीत सिंह गलत है, जोधपुर के हनुवंत सिंह, शाहपुरा के सुदर्शन देव। दोस्तों देखिए, यहाँ पर हम लोग बात करें ना, तो यहाँ पे देखो, जैसलमेर रियासत के थे उस समय जवाहर सिंह, ठीक है। क्या पूछा जा रहा है, एकीकरण की बात हो रही है। तो एकीकरण के दौरान जवाहर सिंह यहाँ के शासक थे, ठीक है। ऑप्शन बी आपका लॉक हो जाएगा। अगला सवाल पूछा जा रहा है, एकीकरण के 7वें चरण के संबंध में सत्य कथन पर आपको चयन करना। आबू और दिलवाड़ा को राजस्थान में मिलाया गया 7वें चरण में, क्या ये सही है ना, ये पूछा जा रहा है आपको। और सुनेल टप्पा क्षेत्र मध्य प्रदेश को दिया गया, क्या ये सही है। देखो, अगर बात करें तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा केवल एक, ठीक है। एकीकरण का जो 7वां चरण हुआ था उसमें सिरोही की आबू व दिलवाड़ा तहसीलें, मध्य प्रदेश का सुनेल टप्पा और अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र को राजस्थान में मिलाया गया था, ना कि मध्य प्रदेश में, ठीक है। तो यहाँ पे आपका केवल एक जो है राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। विवाह के दौरान दुल्हन को दिया गया कलेवा क्या कहलाता है। राजस्थान की संस्कृति में विवाह के दौरान दुल्हन को दिया गया कलेवा हिरावणी कहलाता है, यानी ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। और बाकी लडार क्या होता है, लडार, ये लडार देखिए दोस्तों, जो कायस्थ जाति है ना उसमें एक विवाह का एक प्रकार का ये जो है रीति रिवाज है, ठीक है। और ओजन क्या होता है, ओजन होता है बेटी को फेरों के बाद में जो दिया जाता है, कुछ भेंट स्वरूप जो दिया जाता है वो ओजन कहलाता है, ठीक है। अगला सवाल पूछा जा रहा है कि भाई राजस्थान में सातुड़ी तीज कब मनाई जाती है। राजस्थान में सातुड़ी तीज जो है ना कब मनाई जाती है। तो भाद्रपद कृष्ण तृतीया को मनाई जाती है, यानी ऑप्शन डी को लॉक करेंगे। और इसके साथ साथ आप इसको यूं भी याद रख सकते हैं कि बड़ी तीज है ये, सातुड़ी तीज है, कजली तीज भी है, ठीक है। और कजली तीज का मेला कहाँ पे पड़ता है, डूंगरपुर में, सॉरी बूंदी में पड़ता है कजली तीज का मेला, ठीक है। ये भी आप लोग याद रख लेना। और छोटी तीज जो है ना वो श्रावण में मनाई जाती है। अगला सवाल है, कपिल धारा का मेला कहाँ पर पड़ता है दोस्तों। देखिए, कपिल धारा का मेला, देखो दो मेले भरते हैं राजस्थान में, एक कपिल मुनि का मेला भी भरता है, कपिल मुनि का कंफ्यूज नहीं होने का, है ना। हाँ, तो कपिल मुनि का मेला तो आपके बीकानेर में भरता है, कोलायत में। और कपिल धारा का मेला आपके बारां में भरता है, याद रख लेंगे ना। हाँ सर, तो कपिल धारा का मेला भी कार्तिक पूर्णिमा को, तो फिर है जो कपिल मुनि का मेला भी कार्तिक पूर्णिमा को, दोनों कार्तिक पूर्णिमा को ही भरते हैं। ग्रियर्सन ने किस बोली को भीली बोली कहा है। किस बोली को भीली बोली कहा है, बागड़ी को कहा क्या। हाँ सर, बागड़ी को कहा, यानी कि ऑप्शन सी आप सभी का लॉक हो जाएगा, है ना। और ये जो धावड़ी है ना, ये धावड़ी क्या है, ये मेवाड़ की उपबोली है, मेवाड़ी की उपबोली है, मेवाड़ी की, ठीक है, याद रख लेना। और बागड़ी जो है ये आपके डूंगरपुर है, बांसवाड़ा क्षेत्र में बोली जाती है, जिसको ग्रियर्सन ने बिल्ली बोली कहा है। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है, ये आपसे सवाल किया जा रहा है। तो राइट आंसर देखो, रणमल चंद्र श्रीधर व्यास ने लिखा क्या, बिल्कुल रणमल चंद जो है आपका श्रीधर व्यास ने
सही सुमेलित कौन सा है ना, यही पूछ रहा है आपसे। तो यही आपका सही सुमेलित है, ऑप्शन ए। ठीक है, तो आपका ऑप्शन ए ही जो है वो सही सुमेलित था। बाकी जैसे गुण रूपक की बात करें तो ये गुण रूपक किसने लिखा था, ये हेम कवि ने थोड़ी ना लिखा था, ये केशवदास ने लिखा था। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग अगर सुमेलित करें तो हो जाता है, लेकिन यहाँ पर आपका सही सुमेलित एक ही था। अलैखिया संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे दोस्तों, ये आपसे सवाल किया जा रहा है। तो लाल गिरी जी जो थे वो अलैखिया संप्रदाय के प्रवर्तक थे, और कई मरतबा ये सवाल आपको एग्जाम में पूछा गया। इनकी प्रधान पीठ की बात करें तो सुलाखिया गांव चूरू में इनकी प्रधान पीठ है। अगला सवाल है कि निम्न में से किस लोक देवता का मंदिर बापणी गांव में स्थित है। बापणी गांव कहाँ पर पड़ता है, बापणी गांव जोधपुर में पड़ता है दोस्तों, याद रखना। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये आपका। और इनके घोड़े का नाम भी किरण काबरा था, तो फिर जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, मेहाजी मंगलिया हो जाएगा। इनके घोड़े का नाम क्या था, किरण काबरा इनके घोड़े का नाम था। ठीक है, और अगर बात करी जाती है वीर भत्ता जी की, तो ये साथू गांव में इनका मंदिर है, साथू गांव जालोर में। हरिराम बाबा की बात करें तो हरिराम बाबा किससे जुड़े हुए हैं, ये चुरू से जुड़े हुए हैं, जोरड़ा गांव में इनका जो है हरिराम बाबा का मंदिर है। ठीक है, और अगला सवाल आप लोगों से पूछा जा रहा है। देखिए अगला सवाल पूछा जा रहा है, जैसलमेर क्षेत्र में पति के प्रदेश जाने पर उसके वियोग में गाए जाने वाले गीत को क्या कहा जाता है। तो राइट आंसर आप सभी का क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, जोरावा गीत। ठीक है, जोरावा गीत कहा जाता है, गाया जाता है जब पति प्रदेश जाते हैं, उनके वियोग में जो गाना गाया जाता है। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा सुशील वाद्य यंत्र नहीं है। तो देखिए करना है, सतारा है, भूंगल है या पखावज है। तो सही जवाब देखो, निम्न में से कौन सा सुशील वाद्य नहीं है, यानी कि फूंक देने वाला नहीं है। करना फूंक देने वाला है क्या, हाँ सर है। सतारा भूंगल, देखो भूंगल भी फूंक देने वाला है। ठीक है, तो हम लोग यूं कह सकते हैं कि देखो पखावज जो है ये एक प्रकार का अवनद्य वाद्य यंत्र है, अवनद्य है। ठीक है, अवनद्य है, तो जो है आपका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। सतारा है, जैसे बांसुरी है, पुंगी होती है ना, नड़ होता है, ये सारे सुशील वाद्य होते हैं। कालबेलिया स्त्रियों द्वारा भीख मांगते समय कौन सा नृत्य किया जाता है। देखिए कालबेलियाँ जो स्त्रियां होती है जब ये भीख मांगती है तो उस समय कौन सा नृत्य किया जाता है, बागड़िया नृत्य करते हैं। यानी ये चारों के चारों नृत्य तो कालबेलियों के ही है। ठीक है, लेकिन कौन सा जो है नृत्य करते हैं जब भीख मांगते, इस प्रकार की जो है ये हम लोग किताबों में पढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अजारा की ओवरी और मोती महल भित्ति चित्र किस चित्रकला में देखने को मिलते हैं, ये आपसे सवाल किया जा रहा है। तो याद रख लेना दोस्तों, देवगढ़ चित्रशैली हो जाएगा। ठीक है, और देवगढ़ जो चित्रशैली है ना, इसकी बात करें, देखो अजारा की ओवरी और मोती महल भित्ति चित्र है। ठीक है, ये प्रमुख भित्ति चित्र इसी से संबंधित देवगढ़ से। और देवगढ़ किसकी मिश्रित शैली है, याद रख लेना, मारवाड़ की, जयपुर की और मेवाड़ की। बड़ी बड़ी जो चित्रकला शैली है ना, उन सभी की ये मिश्रित है। तो याद रख लेना, अच्छा सवाल है। खुंगाली आभूषण कहाँ पहना जाता है, बताइए दोस्तों। देखिए दोस्तों, खुंगाली आभूषण जो है ना, ये कहाँ पहना जाता है, नंबर डी को लॉक करेंगे, यानी ऑप्शन डी को। खुंगाली आभूषण गले में पहना जाता है। ठीक है, गले में और भी बहुत सारे आभूषण पहने जाते हैं, मादलिया पहना जाता है, तवणिया पहना जाता है। ठीक है, और जैसे मोहन माला है, हांसली है, चंद्रमाला है, मटर माला है ना, बहुत सारे आभूषण। और अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। असीरगढ़ दुर्ग की बात करें दोस्तों, ये तो आपका टोंक में है, बिल्कुल सही है। इसको असीरगढ़ कहो या फिर अमीरगढ़ भी कह सकते हैं। इसको अमीरगढ़ कहिए आप लोग, असीरगढ़ इन्होंने लिखा है, कोई ना। अमीरगढ़ और भूमगढ़ भी इसको कहा जाता है, भूमगढ़। ठीक है, तो ये कहाँ पर है, आपके टोंक में है। इसका निर्माण भोला ब्राह्मण ने ही करवाया था, याद रख लेना। ठीक है, और हापाकोट दुर्ग जो है ना, छोटन बाड़मेर देर का है, तो ये भी सही है। हापाकोट दुर्ग कहाँ पर है, छोटन बाड़मेर में। इंद्रगढ़ का किला, ये जो है ना, इंद्रगढ़ का किला, तो देखिए दोस्तों इंद्रगढ़ का किला कहाँ पर है, और नवल का दुर्ग आपका झालावाड़ में है, बिल्कुल सही है, ये तो झालरापाटन में है। इंद्रगढ़ का किला कहाँ पर है, तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे सारे के सारे सही ही हैं। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को भले ही रिमूव कर लो, या फिर जो है आप इसको यूँ भी समझ सकते हैं कि भाई ये जो क्वेश्चन है इसमें आपको 4 जो है ऑप्शन देखने को मिले, और चारों के चारों सही है। ठीक है, क्लियर है। और अगला सवाल पूछा जा रहा है, राजस्थान के तिथि युक्त देवालयों में सबसे प्राचीन मंदिर कौन सा है। राजस्थान के तिथि युक्त देवालयों में सबसे प्राचीन जो मंदिर है वो कौन सा है, ये आपसे सवाल किया जा रहा है। तो राइट आंसर शीतलेश्वर महादेव, जो कि कहाँ पर स्थित है,
झालावाड़ में स्थित है दोस्तों। और इसका निर्माण की बात करें ना तो विक्रम संवत की बात करता हूँ मैं आपके लिए, 746 विक्रम संवत में इसका निर्माण ऐसा माना जाता है। ठीक है, तो निर्माण जो है राजा दुर्गण ने इसका निर्माण करवाया था, दुर्गढ़ के समय इसका निर्माण हुआ था। ठीक है, तो ऐसे में आपको याद रखना है, ऑप्शन ए आपका लॉक होगा। और अगला सवाल है, राजस्थान में लेटा, मांगरोल और सालावास क्यों जाने जाते हैं? ये लेटा, मांगरोल और सालावास जो है ना गांव, तो ये क्यों जाने जाते हैं? बुनाई के रूप में जाने जाते हैं, यानी कि कपड़ों के मदों की बुनाई के रूप में। ऑप्शन ए आप सभी का लॉक हो जाएगा। और अगला सवाल पूछा जा रहा है, भारत की भौगोलिक अवस्थिति के संदर्भ में सत्य कथन कौन सा है? देखो कौन सा है ये आपको बताना है। देखो, भारत का उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक अधिकतम विस्तार 2933 किलोमीटर तथा 3214 है। तो और भारत की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई 15,106 है। तो इनमें से जो गलत है ना दोस्तों, वो कौन सा गलत है? सत्य कथन आपसे पूछा है। तो सत्य कथन में बात करें ना तो भारत का उत्तर से दक्षिण की बात करें ना तथा पूर्व से पश्चिम तक अधिकतम विस्तार, देखो ये क्रमशः यहाँ पर दिया है ना, तो उत्तर से दक्षिण की बात करें तो 3200 और 14 किलोमीटर है दोस्तों। ठीक है, और इन्होंने लिखा है 2933, है ना, क्रमशः ही है। तो इसका मतलब हम लोग इसको गलत कहेंगे तो सिर्फ सही आपका 2 ही होगा, केवल 2 जो है वो सही है। कुल लगभग कुल स्थलीय सीमा जो है 15,106 है, ये सही है। तो इसमें आपको ये उल्टा कर लेना है वापस, उत्तर से दक्षिण की पूछे तो 3214 कर लेना है, पूर्व से पश्चिम का पूछे तो 2933 कर लेना है। बस इतना ही आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, अच्छा प्रश्न था आपका। और अगला सवाल है कि निम्न में से किस राज्य की सीमा चीन से नहीं लगती? इनमें से कौन से राज्य की सीमा जो है चीन से नहीं लगती? हिमाचल प्रदेश की लगती है, सिक्किम की लगती है, अरुणाचल प्रदेश की भी लगती है, यानी कि असम की नहीं लगती। अब चीन के साथ में कुल हम कितने जुड़ते हैं? 3488 किलोमीटर हम लोग कंप्लीट जुड़ते हैं, याद रख लेना दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर एक और जिला मैं ऐड कर लेता हूँ, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और एक और है एक का नाम है और उत्तराखंड। ये चारों राज्य जो है चीन के साथ में सीमा बनाते हैं। एक केंद्र शासित भी लगता है लद्दाख, है ना, 5 कुल है जो लगते हैं। अगला सवाल है, विश्व की सर्वाधिक तीव्र ढलान वाली चोटी राकापोशी किस हिमालय का भाग है? राकापोशी जो है ना, ये कौन से हिमालय का भाग है? ये आपको याद रखना, ट्रांस हिमालय का भाग है, यानी ऑप्शन ए आप सभी का लॉक हो जाएगा। एक जो हम लोग पढ़ते हैं ना गॉडविन ऑस्टिन या फिर उसको आप लोग ये भी कहते हैं K2, तो ये भी ट्रांस हिमालय का ही भाग है। अगला सवाल कह रहा है कि निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं? देखो, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है वो सही सुमेलित नहीं है? तो बनियाल दर्रा, तुजू दर्रा, बोमडीला दर्रा, जेलेपला। देखो, बोमडीला अरुणाचल प्रदेश तैर का है, क्या सही है? बिल्कुल सर सही है। बनिहाल दर्रा जो है जम्मू कश्मीर में है, बिल्कुल है, श्रीनगर को जम्मू से जोड़ता है, ये भी सही है। ठीक है, और तुजू दर्रा मिजोरम दे रखा है, ये गलत है साहब, है ना। तुजू दर्रा मिजोरम में नहीं बल्कि ये मणिपुर में है। दर्रों के संबंध में मैं आपको अलग से वीडियो दे चुका हूँ कह लीजिएगा। तो ये वन रक्षक के टाइम में दिया था मैंने अगर देखा है तो देख लेना ज़रूर, नहीं तो फिर आप रट्टा मार सकते हैं यहाँ से भी। अगला सवाल है, निम्न में से किस तटीय मैदान में कया लेगून पाए जाते हैं? बताइए दोस्तों, ये शानदार सवाल है आपका। और राइट आंसर आप सभी का जो हो जाएगा वो हो जाएगा मालाबार तट में, यानी ऑप्शन सी को लॉक करेंगे दोस्तों। मालाबार तट को आपको ऐसे याद रखना है, मंगलूर से कन्याकुमारी तक जो है आपका मालाबार तट लगता है। तो कन्नड़ तट की बात करें तो गोवा से मैंगलुरु तक, गोवा से मैंगलुरु तक जो है कन्नड़ तट लगता है। तो याद रख लेना, कोंकण जो तट है ना, कोंकण तट, ये आपका महाराष्ट्र से गोवा के बीच में ये कोंकण तट। ठीक है, चमेरा एवं थीन परियोजना किस नदी पर बनी हुई है? देखिए दोस्तों, चमेरा और थीन परियोजना किस नदी पर बनी हुई है, ये आपसे सवाल किया जा रहा है। तो राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा, रावी नदी पर बनी हुई चमेरा और थीन परियोजना। ठीक है, ओके सर, रावी नदी पर है, याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और अगला सवाल देखो, अगला सवाल है, नर्मदा नदी के संदर्भ में सत्य कथन का चयन आपको करना है। नर्मदा नदी के संबंध में देखो, इसका उद्गम सतपुड़ा की पहाड़ी होता है, गलत है। धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है, क्या ये सही है?
क्या ये सही है? ये सही है सर, केवल 2 यानी कि ऑप्शन बी को आप लोग लॉक कर दीजिएगा, क्योंकि इसका उद्गम तो अमरकंटक की पहाड़ियों से होता है भाई साहब, अमरकंटक की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है, याद रख लेना। तो फिर है जो आप केवल बी को या फिर आप केवल 2 को याद रखोगे, धुआंधार जलप्रपात बनता है इससे। ठीक है, सरदार सरोवर परियोजना जो है वो भी इसी पर स्थित है। और आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। देखो, लोनार, गोरेवाड़ा और सलीम अली सरोवर झीलें किस राज्य में स्थित है? देखिए, लोनार, गोरेवाड़ा एवं सलीम अली सरोवर झीलें किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों महाराष्ट्र में स्थित है, यानी ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन बी महाराष्ट्र में स्थित है। देखो पूछा क्या है, लोनार है, गोरेवाड़ा है, सलीम अली सरोवर है। ठीक है, और भी जैसे जो झीलें हैं, मान लो कि मैं आपसे पूछ लूँ, जैसे लोनार है ना, तो लोनार के नाम से एक और, जैसे लोकटक, इस नाम से भी आ जाती है। लोनार और लोकटक में भी आप लोग कंफ्यूज होते हैं। एक और आता है, कोलेरू नाम से भी झील आती है। तो इस प्रकार के याद रखना, कोलेरू आपका आंध्र प्रदेश में, तो लोकटक आपका मणिपुर में। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान सही सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान जो है सही सुमेलित नहीं है, ऐसा सवाल किया जा रहा है। केबुल लामजाऊ मणिपुर में बिल्कुल सही है, जो कि तैरता हुआ अभ्यारण्य है। और सिमलीपाल ओडिशा है, बिल्कुल सही है। इंटाकी नागालैंड, क्या ये सही है दोस्तों? बिल्कुल ये भी सही है। बेतला बिहार में नहीं है। अब सर बेतला पलामू भी इसे कहते हैं, पलामू अभ्यारण्य या फिर बेतला अभ्यारण्य, तो ये कहाँ पर है सभी को पता होना चाहिए। कई मरतबा पढ़ा है हम लोगों ने, ऐसा तो गलत कर ही नहीं सकते। आप लोग झारखंड में स्थित है ना? हाँ सर, चलो बहुत बढ़िया। अगला सवाल है कि भाई निम्न में से असंगत का चयन आपको करना है। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में स्थापित हुआ था, ये सही है सर। ठीक है, हंगुल परियोजना 1970 में शुरुआत हुई थी, बिल्कुल सही है सर। प्रोजेक्ट एलिफेंट गलत है साहब, है ना, इसकी शुरुआत 1992 में की गई थी, याद रख लेना, है ना, 92 में की गई। गेंडा परियोजना 2005 सही है। ठीक है, ओके सर, क्लियर है। तो अचक वैसे प्रोजेक्ट टाइगर 1973 सबको पता है, हंगुल परियोजना 1970, गेंडा परियोजना 2005, प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992। ठीक है, 92। अगला सवाल है कि भी शाहबाद उच्च भूमि कहाँ स्थित है? देखिए दोस्तों, शाहबाद उच्च भूमि की बात करी जाती है तो ये आपके 12 में स्थित है। ऑप्शन ए आपका लॉक हो जाएगा। ठीक है, और रामगढ़ जो है ना, शाहबाद के पास में ही रामगढ़ है, या फिर आप कह सकते हैं इसी 12 में एक रामगढ़ है। इसके पास में घोड़े के नाल की आकृति यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। घोड़े की नाल की आकृति जैसी पर्वत श्रेणी यहाँ पर देखने को मिलती है। लेकिन एक चीज़ और, झालावाड़ जो है ना, यहाँ पर डग गंगधार की भूमि है, डग गंगधार की उच्च भूमि यहाँ पर पड़ती है। तो शाहबाद उच्च भूमि 12 में पड़ती है। अगला सवाल देखो, राजस्थान के पश्चिमी रेतीले मैदान के क्षेत्र में बालू का स्तूप कितने प्रतिशत पाए जाते हैं? तो सीधा सा आंसर होना चाहिए 60% पाए जाते हैं। ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। और कई मरतबा एग्जाम में सवाल ये पूछा भी गया है। ठीक है, BWHW से अभिप्राय क्या है? देखिए, BWHW से अभिप्राय है शुष्क उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल। ऑप्शन को लॉक कर दे क्या सर? ऑप्शन बी को, अरे ऑप्शन बी को ही तो करना है, उष्ण कटिबंधीय शुष्क जलवायु। ये जो है ना, लगभग उत्तर पश्चिमी कंप्लीट इसका विस्तार है। जोधपुर है ना, जैसलमेर है, तो बीकानेर भी है, हनुमानगढ़ भी है, श्रीगंगानगर भी है, छुरू भी है। तो आपका ऑप्शन बी है जो लॉक हो जाएगा। ओके साहब। राजस्थान में एंटीसोल्स मृदा का विस्तार है। राजस्थान में एंटीसोल्स नामक मृदा का विस्तार कहाँ पर है? शुष्क पश्चिमी राजस्थान में। शुष्क पश्चिमी राजस्थान में, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ पे लॉक हो जाएगा। दोस्तों देखो, एक और पड़ती है मिट्टी, खैर आगे सवाल भी आ जाएगा। अगला सवाल है, देखो, राजस्थान के कृषि विभाग के मृदा वर्गीकरण के अनुसार नवीन भूरी मृदा का विस्तार किन किन जिलों में है? देखो, भूरी मृदा उस साइड में पाई जाती है जिस साइड में बनास का अपवास क्षेत्र है। तो ये आपके लिए मैं ट्रिक ही बता रहा हूँ कि भाई बनास का क्षेत्र किस साइड में, ऐसे में। ठीक है, तो नवीन भूरी मृदा जो है ना आपके भीलवाड़ा और अजमेर साइड में, यानी ऑप्शन ए आपका लॉक हो जाएगा। बिल्कुल आसान सा सवाल है। ठीक है, और भी जैसे आप लोगों को याद रख लेना है कि अलवर है, भरतपुर भी है। जलोढ़ मृदा के बारे में बात करें ना, नवीन जो जलोढ़ मृदा है अलवर, भरतपुर, सवाई माधोपुर की साइड में आती है।
और अगला सवाल देखो, कोटा बूंदी में कैसी मिट्टी है? कोटा बूंदी में मध्यम काली मिट्टी है, जैसे वर्टिसोल्स कहते हैं हम लोग। अगला सवाल है, वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार राजस्थान के कितने जिलों में अपने क्षेत्रफल का 20% से अधिक वन क्षेत्र है? कितने जिलों में? आप कहेंगे सर कुल जो है 2 जिलों में ही है 2 जिलों में ही है क्या? हाँ सर, एक तो उदयपुर में है ना, उदयपुर में लगभग 23.49% है। तो वहीं दूसरा बात करें तो प्रतापगढ़ में है दोस्तों, और प्रतापगढ़ में कितना है? 23.24% है। ये अपने आप में एक काबिलियत है इन जिलों की, है ना। और प्रतिशत की दृष्टि से अगर पूछा जाता है तो उदयपुर भी है, प्रतापगढ़ भी है। यही प्रतिशत की दृष्टि से ये भी पूछा जा रहा है ना। तो इसमें आप 20% से अधिक तो दोनों के ही है। उसके बाद सिरोही का नंबर आता है तो उसमें 18% के आसपास है। ठीक है, अगला सवाल है, राजस्थान में तेंदुपत्ता अधिनियम कब पारित हुआ है? वाह वाह जी, क्या क्वेश्चन पूछा है आपको। तो 1974 को लॉक कर देंगे, ऑप्शन बी आपका लॉक हो जाएगा। ठीक है, इसको राष्ट्रीयकरण किया गया था इस पत्ते का। राजस्थान का नवीनतम 16वां कंजर्वेशन रिजर्व किस जिले में स्थापित किया गया? आप सभी को पता होगा, रणखार है। और रणखार की बात करें अभी किया है इसको, जालोर में स्थित है। चीतलवाड़ा तहसील में रणखार गांव को 16वां कंजर्वेशन रिजर्व बनाया गया। ठीक है, और ये कंजर्वेशन रिजर्व क्यों प्रसिद्ध है? तो याद रखना, जंगली गधों के लिए, जंगली गधों के लिए ये प्रसिद्ध है। ठीक है, वाकल नदी का उद्गम कहाँ होता है? देखिए दोस्तों, वाकल नदी का उद्गम जो है ना कहाँ पर होता है? तो याद रख लेना, वाकल नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो गोगुंदा की पहाड़ियों से होता है वाकल नदियों का। गोगुंदा की पहाड़ियाँ कहाँ पर पड़ती है? उदयपुर में पड़ती है, याद रख लेना। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, छोटी सादड़ी से जाखम नदी निकलती है, सभी को पता है जाखम है। ठीक है, और अगला सवाल है कि भाई निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? निम्न ऐसे कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? मोरेल बांध, सवाई माधोपुर, क्या ये सही है? हाँ सर सही है। ठीक है, तलवाड़ा झील की बात करें तो बाड़मेर में है, बिल्कुल सही है। सूरसागर बीकानेर में है, सूरसागर झील, सॉरी तलवाड़ा झील ये गलत है ना, तलवाड़ा झील आपके हनुमानगढ़ में है। यहीं पर आपका ये जो आप लोग क्या है कि मेरी तरह अभी जैसे मैं कन्फ्यूज हुआ, आप भी हो सकते हैं। तलवाड़ा झील पूछा है आपको तो हनुमानगढ़ में। तिलवाड़ा स्थान जो है ना, जो पूरा पाषाण काल का है, वो तिलवाड़ा जो आपके यहाँ पर है बाड़मेर में। अजान बांध भरतपुर में है। ठीक है, अगला सवाल है, गंगनहर परियोजना के संदर्भ में सत्य कथनों का चयन आपको करना है। बताइए क्या होगा राइट आंसर? गंगनहर परियोजना के संदर्भ में सत्य कथनों का चयन करना है। इसका शिलान्यास 5 दिसंबर 1922 को हुआ था। क्या ये सही बात है? और इसकी मुख्य नहर की राजस्थान में लंबाई 17 किलोमीटर, ये तो सही है। इसकी सिंचाई क्षमता जो है 3.8 लाख हेक्टेयर है। तो हम लोग यूँ कह सकते हैं कि सारे के सारे जो है ना सही है। सही बात है क्या? देखो, इसके शिलान्यास की बात करें तो सही है। नहर मुख्य नहर की राजस्थान में जो लंबाई है 17 किलोमीटर सही है, और ये लाख हेक्टेयर 3.08 लाख हेक्टेयर सिंचाई की क्षमता है, ये भी सही है। लेकिन याद रख लेना, इसका शुभारंभ जो किया गया था ना, वो किया गया था 1927 में। शुभारंभ कब किया गया था? 1927 में किया गया। शिलान्यास कब किया गया? 1922 में किया गया था। ये सही बात है। अगला सवाल पूछा जा रहा है कि राजस्थान में खनिज के संदर्भ में असत्य कथन आपको चुनना है। प्लीज़ अगर मेरे से सत्य असत्य में कहीं कोई भूल हुई हो तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं आप लोग, कई बार हो जाती है। असत्य कथन आपको यहाँ पर देखना है। काला गुमान राजसमंद से भूबानी अजमेर तक के क्षेत्र को तांबड़ा बेल्ट कहा जाता है। क्या ये सही कथन है? क्या ये सही बात है? उदयपुर फेल्सपार उत्पादन में अग्रणी जिला है। तो देखो दोनों गलत है। फेल्सपार उत्पादन के संबंध में अजमेर जो है हमारा अग्रणी जिला है। ठीक है, तो ये तो दूसरा गलत हो गया। काला गुमान राजसमंद से लेकर बोबानी अजमेर तक तांबड़ा बेल्ट नहीं कहते, इसको कहते हैं ग्रीन फायर बेल्ट। ठीक है, ग्रीन फायर बेल्ट। तो हम लोग याद रख लेंगे कि दोनों के दोनों गलत थे। अब आपने सही करे हैं, लेकिन इस प्रकार से गलत थे। ऑप्शन सी आपका लॉक था। और अगला सवाल है कि निम्न में से न्यूनतम नगरीय जनसंख्या किस जिले की है? निम्नलिखित में से न्यूनतम नगरीय जो जनसंख्या है वो किस जिले की है? ये आपसे सवाल किया जा रहा है। तो जैसलमेर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा। नगरीय जनसंख्या किस जिले की है? बड़ा आसान सा सवाल है और राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। न्यूनतम पूछा है आपको तो 71,000 के आसपास में ही है। 71,000 के लिख देता हूँ मैं, या फिर 71-72 के भी लिख सकते हैं।
तो इतनी ही है यहाँ की नगरीय जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार। ओके दोस्तों, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान की ग्रामीण पुरुष और महिला साक्षरता जो दर है ना वो कितनी है, तो 792.521। देखो 79.2%, 52.1%, ये जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी है जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या देखो मैंने जो बताया ना ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग गलत है, क्योंकि क्वेश्चन ने ये पूछा है कि राजस्थान की ग्रामीण पुरुष और महिला साक्षरता दर बताया, आपको ऑल ओवर नहीं पूछा है, आपको पूछा है ग्रामीण का। तो भैया ग्रामीण में तो पुरुष 76 है और महिलाएं 45% है, तो आपको ऑप्शन डी लॉक करना है। सॉरी मैंने आपको गलत बता दिया, लेकिन यहाँ पर एक बार फिर से क्लियर कर लो। ऑप्शन बी में तो क्या होगा, सारे कंप्लीट ऑल ओवर अगर पूछा जाए ना तो आप ऑप्शन सी बी के साथ जा सकते हैं, लेकिन ग्रामीण का जब पूछे तो 76.2 45.8 के साथ जाएंगे। ठीक है, क्लियर है ना। और नगर का पूछे आपसे तो नगर में और बनता है अलग से, जैसे नगर में ये बनता है आपका पुरुषों का 79.07% और ग्रामीण जो है तो हमने बात कर ही ली है। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाए कि राजस्थान की साक्षरता दर क्या है तो याद रखना 66.01% है। ठीक है, हम लोगों ने इतना कवर करा है दोस्तों, थोड़ा सा आप लोग अगर लिख सकते हैं अगर लिखना चाहो तो, और नहीं तो इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी जल्दी ही, एक दिन आगे पीडीएफ मिलती है, लगभग सेम डे भी मिल रही है आपको पीडीएफ। तो भेड़ की नस्ल चनौतर किस क्षेत्र में पाई जाती है, याद रख लेना, भेड़ की जो चनौतर किस क्षेत्र में पाई जाती है, तो सोनाड़ी भी कहते हैं इसको, डूंगरपुर और उदयपुर क्षेत्र में पाई जाती है। ऑप्शन में है कहीं पर, है सर, ऑप्शन सी को लॉक कर दीजिएगा। अगला सवाल है, विलेज ऑन व्हील्स नामक परियोजना कब शुरू हुई थी। विलेज ऑन व्हील्स नामक परियोजना दोस्तों ये कब शुरू हुई थी, तो 2004 में शुरू हुई थी, याद रख लेना। विलेज ऑन व्हील्स नामक परियोजना ये किसके द्वारा, रेल मंत्रालय के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। इम्पोर्टेंट सवाल था। और परिवर्तित क्षेत्र विकास कार्यक्रम कब शुरू किया गया। देखिए दोस्तों, परिवर्तित क्षेत्र विकास कार्यक्रम कब शुरू किया गया, तो याद रखना ऑप्शन ए 1978 79, ऑप्शन ए को लॉक कर देंगे आप सभी लोग। ठीक है, परिवर्तित जो क्षेत्र विकास कार्यक्रम है ये जनजातीय क्षेत्रों के विकास हेतु किया गया था। ठीक है, और 77-78 में क्या हुआ था, शहरिया विकास कार्यक्रम की शुरुआत होती है, शहरिया विकास कार्यक्रम। ठीक है, और अगला सवाल देखो, माउंट आबू अभ्यारण्य इको सेंसिटिव जोन कब घोषित किया गया, ये आपसे सवाल किया जा रहा है। तो दोस्तों राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा ऑप्शन बी। देखो हाँ, ये पूछा जा रहा है इको सेंसिटिव जोन तो 2009 हो जाएगा, लेकिन आपसे पूछा जाए कि जो इसको वन्यजीव अभ्यारण्य कब घोषित किया गया, तो याद रखना 2008 में किया गया, लेकिन इको सेंसिटिव जोन जो किया गया ना जून 2009 में किया गया था। यह अभ्यारण्य जंगली मुर्गों के लिए प्रसिद्ध है। इस अभ्यारण्य में सर्वाधिक सदाबहार वन है। सतूर ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट किस जिले में स्थित है। सतूर ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट जो है ना ये बूंदी जिले में स्थित है दोस्तों, याद रखना कहाँ पर है, बूंदी जिले में स्थित है। ऐसे नए प्रश्न आपको देखने को मिल रहे हैं तो ज़रूर से ध्यान रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है आपका। और अगला सवाल देखो क्या कह रहा है। अगला सवाल यूँ कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस नदी को मसूरदी नदी भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी को मसूरदी नदी भी कहा जाता है, को कांकनी नदी को मसूरदी भी कहा जाता है, या फिर काकनीय नदी को। ये नदी जो है जैसलमेर में ही बनती है और जैसलमेर में पूरी हो जाती है। ये आपका आज का 50वां सवाल है। इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना में कितने रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया जाएगा। तो दोस्तों राइट आंसर आप सभी का क्या हो जाएगा, ये आसान सा सवाल था आपका, और राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा ऑप्शन सी 50,000। ऑप्शन सी को लॉक कराया आप लोगों ने। ठीक है, और अगला सवाल देखो, राजस्थान में जन आधार योजना की शुरुआत कब की गई थी, आपको बताना है। राजस्थान में जन आधार योजना की शुरुआत कब की गई थी, तो राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा 18 दिसंबर 2019 को जन आधार योजना की शुरुआत की गई थी।
और आगे बढ़े दोस्तों, तो मैं आपको एक सवाल दूंगा जिसका आंसर आपको बाहर आके कमेंट सेक्शन में देना है, सिर्फ और सिर्फ इस प्रश्न का। देखो, राजस्थान के थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष कौन सा है, ये आपको बताना है इनमें से कौन सा सही होगा। अब आपको ये भी बताना है कि सर कितने सवाल आपके सही होते हैं, यानी कि 50 में से आपके कितने सवाल सही हुए हैं, ये आपको बताना होगा। अब देखिए दोस्तों, आप बताएंगे तो मुझे भी लगेगा कि हाँ, आप लोग शिद्दत के साथ में क्लास को देखते हैं और स्कोर भी बताते हैं। अगर स्कोर नहीं बताते ठीक है, मानता हूँ, लेकिन आप कमेंट तो कर ही सकते हैं ना, आपको क्लास कैसी लगी, मेरा एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, और शेयर भी किया करो, है ना। अगर आप लाइक वाइक नहीं करते, लेकिन लाइक नहीं करते तो कोई बात नहीं, लेकिन शेयर तो करना चाहिए आप लोगों को, है ना। ज़रूर शेयर कीजिएगा। आप सभी के लिए कंटिन्यू क्लासेस हो रही है, इसकी पीडीएफ आपको राजस्थान क्लासेस की वेबसाइट पर मिलेगी। अगर आप गूगल में जाकर टाइप करते हैं राजस्थान क्लासेस, है ना, राजस्थान क्लासेस टाइप करते हैं तो आपको वेबसाइट मिल जाएगी और वहाँ पर नोट्स भी मिल जाएंगे, जो ये सारी पीडीएफ जो है वहाँ पर अपलोड करी जा रही है धीरे धीरे, तो आप लोग देख सकते हैं, ले सकते हैं। ऑल दी बेस्ट, आप सभी का दिल से शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।